हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नवपाषाण युग की सभ्यता और खाद्य उत्पाद का आगमन। यानी इस समय जो था मनुष्य ने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान चुका था, इसलिए इसको नवपाषाण युग की सभ्यताओं के रूप में यहाँ परिभाषित करने की कोशिश किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते इतिहास पूर्व अंतिम चरम को नवपाषाण युग का नाम दिया गया और जो है नियोलिथिक्स शब्द को ग्रीक शब्द नियो जिसका अर्थ था नया और लिथिक्स जिसका अर्थ था पत्थर से लिया गया है। अंततः नियोलिथिक्स युग का अर्थ है मानव सभ्यता का नवपाषाण युग यानी नया पाषाण युग। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका काल जो है क्रमशः 8000 BC यानी ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबक द्वारा किया गया था। युग की प्रमुख विशेषताएं थी नए किस्म के घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। इस काल के पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी पहचाना जा सकता है। इसके वजह से जीवन में अस्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांवों में आबादी का जो है विकास हुआ। नवपाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताओं में से जाना जा सकता है। इनकी विशेषता देखा जाए तो सबसे पहले तो यही था, कृषि संबंधी गतिविधियों का इस समय आरंभ हो चुका था। घरों में पशुपालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तीखे नुकेले पत्थर के औजार की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत भी इसी समय के दौरान हुआ था। पटरी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना यानी इनका सबसे बड़ा खासियतों में से एक था, जिसको वो संग्रहालय के लिए उपयोग किया करते थे। यानी जो वीट वूट्स होती थी उसको ग्रेन उनको जो है इकट्ठा करने के लिए जो है पॉटरी का इस्तेमाल किया करते थे, यानी मिट्टी के बर्तनों का, जो कि इनके बहुत महत्वपूर्ण में से एक था। उसके पश्चात आता है कि पहला पॉइंट की नवपाषाणिक क्रांति क्या थी। नवपाषाणिक क्रांति से आप क्या समझते हो? कहते हैं व्यक्तियों के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर जो है कभी कभी इस काल अवधि को हम नवपाषाण क्रांति का नाम भी दिया जा सकता है। पहने और पॉलिश किए गए पत्थरों के नए औजारों ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया था। इसके साथ साथ पशुएं घरों में रख कर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाले स्थायी जातियों की स्थापना भी हो चुकी थी। नवपाषाण युग के चलन में जो है पूर्ण विकसित विकास ने मानव जीवन की अत्यधिक प्रभावित किया था, जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इस परिवर्तनों को महत्व को दर्शाने के लिए नवपाषाणकालीन क्रांति यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वान का यह विश्वास है कि यद्यपि यह जो है परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि इन परिवर्तन को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुए पिछली प्रगति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अंततः इसे जो है सतत विकास माना जाए, न कि क्रांति। देखिए, सबका अपना अपना विचारधारा है, लेकिन अगर हम साफ तौर पे देखें तो खेतीबाड़ी की जो है कार्य में संलग्न होना ये जो है क्रांति का ही एक रूप देखा जा सकता है। लेकिन बहुत से जो है विद्वानों ने जो है इसका अपना अलग ही महत्व दिया है। किसी ने इसको सतत विकास माना है तो किसी ने इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन का नाम दिया है। तो सबका अपना अपना विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन देखा जाए तो मानव में इस समय बहुत ही बदलाव आ गया और इंसानों ने जो है अपना घर बना के अपने गांव में रहना सीख लिया था और इनके पास हर चीज़ की सुविधाएं जो थी विकसित कर लिया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नवपाषाण युग के औजार। देखिए, नवपाषाण कहते हैं ना, कोई भी काल के अगर हम औजार देखें तो उस काल की सभ्यताओं की विशेषताओं को जो है उजागर करता है, क्योंकि औजार ही बहुत कुछ बता देती है। नवपाषाण युग के औजारों में चिकनी सतह वाले घिसाई के औजार और भली भांति गोलाई किए हुए नपे तुले आकार के औजार शामिल थे, जैसे आज के समय में बनाया जाता है। घिसाई ने औजारों को पहना और पॉलिश किया गया आकार दिया और पॉलिश ने इस औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावशाली बना दिया, यानी काफ़ी जो था इसकी पॉलिश को निखारा गया। जैसे कि इन चित्रों में भी आप देख सकते हो, कि इनको जो है कैसे इन्होंने घिसाई करके जो कितना तिक्का और कितना पतला कर दिया था। इनकी हाइट भी देख सकते हो कितने से कितना दिया गया है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टूल को बता सकता है। देखिए इन्होंने कितना जो है बारीकी से साथ जो है इन औजारों का जो है निर्माण किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़रूरी था। और भी देखते हैं इनके औजार जो आपके समझ के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है।
देखिए यहाँ पर नवपाषाण युग के औजार कितना जो है बड़ी कितनी तिखी बनाई गई थी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी हाइट लंबाई सब यहाँ दर्शाया गया है, जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि ये आजकल के जैसे ही वो बनाया करते थे। बेशकली उनके बनाने का जो तकनीक था अलग था, वो हड्डियों का भी प्रयोग करते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, और आने वाला समय में धीरे धीरे उनकी विकास और भी होती चली गई। देखिए ये सब जो बनाई गई है कितनी अनोखी है और कितनी विचित्र है। हर कोई शिकार के लिए वो लोग अलग अलग तरीक़ों का जो है इस्तेमाल किया करते थे। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए ज़रूरी होगा कि भाई उस समय के जो लोग थे किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया करते थे। इन औजारों को देखने से इनकी विशेषताओं का हमें पता लग जाता है कि वो किस प्रकार के जो है उस समय जानवर हुआ करती थी, किस प्रकार जो है ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप देख सकते हो कि ऊपर से भी कोई चीज़ फंसाने के लिए उन्होंने इन चीज़ों का व्यवस्था पहले से ही कर रखा था। ये सारे औजार जो है बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण है उस समय के जो है काल को दर्शाने के लिए, जो कि आप यहाँ समझ सकते हो, देख सकते हो कि कई जगहों पे तो हॉल भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बांधने के लिए उपयोग किया करते थे, तो जो कि इनकी औजारों की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। देखा जाए तो नवपाषाण युग के घिसाई किए गए औजार में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल थी, जिन्हें हम सेलेक्ट यानी जो है आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजारों के अतिरिक्त इस युग के स्थान पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं जैसे सुइयाँ, स्केपर, भूमि में छिद्र करने वाले औजार, वेरेट, तीरों के जो अग्रभाग, पैटर्न्स, चूड़ियाँ और कान के बुंदे आदि भी पाए गए हैं, जिसको हमने अभी डायग्राम में देखा भी है। ये सारे के सारे अत्यंत महत्वपूर्ण डायग्राम थे, जिसको ये दर्शाता था कि इस समय जो है नीलोथिक एज में किस प्रकार के लोग जो थे विकसित हो चुके थे और उनका रहन सहन, उनके औजार किस प्रकार के थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नवपाषाण युगीन स्थलों की जो है भौगोलिक विभाजन। देखिए भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग संपूर्ण भूभाग में नवपाषाण युगीन स्थलों का जो है विस्तार मिलती है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो बलुचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में जो है मेहरागढ़ ऐसी ही एक उत्कृष्ट स्थल है। मेहरागढ़ में की गई खुदाई से नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के समक्ष सामने आए हैं। यह घर धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाए गए थे और इस घरों में छोटे कमरे के विभाजन भी किए गए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इस असल पर जो है साफ देखने को मिल जाता है। कश्मीर घाटी में प्रमुख स्थानों में जो है मुजहोम और गुफरा कौल्स शामिल है। इन नवपाषाण युग की सभ्यताओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार और आयताकार गड्ढे भी जो है विशेष अपना स्थान बता रहे हैं। विद्या पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास स्थिर बेलना घाटी में भी अनेक स्थान ऐसे हैं जहां जो कुल्हाड़ियाँ और महागारा पाए गए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके जो है इस समय की विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो हर तरह से जो है काफ़ी विकसित हो चुके थे और वो गांव में रहना शुभ आरंभ कर चुके थे, जिस वजह से उनका जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया था। कई जगहों तो आप देखा भी है कि वो ईंटों के घर में रहा करते थे। गुफाओं जो थी उनकी मनपसंद जगह होती थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ घर बना के और जीवन यापन करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बनाए गए थे और मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियां, फूल, पौधे और प्राणियों के अवशेष इन स्थानों पर हमें मिले हैं। इससे ये प्रमाण साफ हो जाता है। बिहार और जो है मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है चिरंड बहुत ही लोकप्रिय स्थल है और असम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद है। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियाँ के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं। दक्षिण भारत में भीम, कृष्ण और तुंगभद्र और कावेरी नदियों के किनारे किनारे अनेक स्थल आबादी की खोज भी की गई है। कुछ प्रमुख स्थल जो है सगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिल्हाल, कोल्हार कर्नाटक में जो है उन्नूर और जो है नागा अर्जुन कोडा में, आंध्र प्रदेश में बुढ़ाल और तमिलनाडु में पाली। इस स्थानों पर खेती और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांवों में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात को दर्शाता है। इन सब बातों को आप मैप से भी समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा स्क्वायर शेप दिख रहे होंगे, जैसे श्रीनगर के पास है जोहोम है, जो कि एक खनन किए गए स्थल है। आधुनिक शहर आपको ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान भारत की बाहरी सीमा जो है आपको डॉट रेखाओं में दिख रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को यहाँ दर्शा रहा है।
ठीक है, इस बात को आप देख सकते हो कि पूरे भारत में जो है इनकी काफ़ी जो है स्थल थी, लेकिन सबसे अधिक जो है चढ़ने की साइड आप देख सकते हो कितने सारे जो है यहाँ पर जगह को जो है स्क्वायर शेप में दिखाया गया है, जिसमें नागा अर्जुन कोडा भी आपको नजर आ रहा होगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों इस सारी पॉइंट को दिखाना बताना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पर बहुत ही प्रतिबंध होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जीवन कृपाण की पद्धति, यानी जीवन जीने की क्या पद्धति थी। नवपाषाण चरण में खेती बाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलों उगाई, जैसे गेहूं, जौ, दालें आदि। खेती बाड़ी के काम में पशुपालन गति दी गई काफ़ी। शिकार अभी भी लोगों का प्रमुख व्यवसाय में से एक था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे, जिससे वो काफ़ी उपयोग इस वस्तु प्राप्त करते थे। जो शिकार किए गए जंगली जानवरों में थे सुअर, नीलगाय और चिकारा आदि। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थरों के औजारों के संबंध में पहले ही हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं। नेओलिथिक काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ से बनाया करते थे और बाद में चाक पहियों पर बनाने लग गए। इन्हें बड़ी बड़ी जो है भट्टियों में पकाया भी लगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग काफ़ी विकसित होते चले गए, जैसे आज आधुनिक युग में ऐसा होता है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि गाँव में इस तरह की पद्धति आज भी देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हो कि ये लोग जो थे बिल्कुल गाँव में जैसे लोग रहते हैं उस तरह से जीवन यापन ये लोग किया करते थे। कहते हैं अगर देखा जाए तो अनाज भंडार के लिए मुख्य साधन थे। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि निथोलिक सभ्यताओं के विशेष रूप से शिकार और संग्रहकर्ता में पेड़ पौधे खेती बाड़ी करने और पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तन होने वाली जनसमूह के रूप में पहचाना जा सकता है। यानी वो लोग जितने भी थे उनके जो मिट्टी घरे बनाए जाते थे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुए करते थे कि अनाज के भंडारण करने के लिए उपयोग किया करते थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। पॉलिश किए गए औजारों ने मानवों के लिए खेती बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंधित कामों को आसान कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुलता में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ती आबादी के कारण गांवों के स्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिसके बाद के समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिला। तो आज के समय गाँव अगर देखोगे तो कुछ हद तक इसी तरह से नजर आएगा। तो ये नेथलिक्स एज के रूप में ही देखा जा सकता है, जहाँ पर विकास की हर एक चरण आपको स्पष्ट और जो है दिखेगा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है प्रो ऐतिहासिक कला, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चट्टानों पर चित्रकारी मध्य पाषाण जो है मेसोलिथिक युग के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न विशेषताएं थी। यद्यपि इसकी जो है शुरुआत के संकेत उत्तर पूरा पाषाण काल से भी हमें पाए गए हैं। यह चित्रकारी चट्टानों में बनाए गए बसेरों के दीवारों पर बनाई गई थी और इनमें से अधिकतर चित्रकारी जो थे मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाई गई। यानी प्रागैतिहासिक कला के रूप में इसी बात को आप समझ सकते हो कि वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर हर तरह की चित्रकारी करते थे। जैसे आप लोग भी अपने जो है बॉल पे क्या लगाते हो, चित्र लगाते हो, वो लोग चित्र स्वयं बनाया करते थे, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इससे उनके चित्र जो थे हमें ये समझाने के लिए बहुत पर्याप्त थे कि वो किस प्रकार के एक्टिविटी किया करते थे। इन्हें मध्य पाषाण लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन की झांकी हमें साफ देखने को मिलता है। ठीक है, चित्रकारी में पाए गए चित्रों का मुख्य विषय था शिकार, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना। ये सब बातों को उन्होंने दर्शाया भी था। जैसे जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय आदि का चित्र आमतौर पर चित्रों में देखने को मिल जाता है। चट्टानों पर की गई चित्रकारी में बच्चों का जन्म, बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियाँ पूरी किए जाने वाले संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग काफ़ी समझ वाले थे कि उनके आने वाला पीढ़ी जो है उनको उसी प्रकार से जो है उनको दफनाए या उसी तरह से जो है बच्चों का पालन पोषण करे। जैसे हम आज के समय में नेट जो है इंटरनेट हो गया, किताबों में हम लिखते हैं, पढ़ाते हैं, सेम वो भी अपने बच्चों के इसी प्रकार से चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया करते थे। एक समूह में रहकर शिकार करने के दृश्य को संकेत मिलता है कि उनको ये भी बात सिखाने की कोशिश करते थे कि हमें एक रह के शिकार करना चाहिए, और इस बात को वो दर्शाने के लिए जो है उन्होंने दीवारों पर खोदना और दीवारों पर चित्र बनाना सब उन्हें मिलती थी। कहते हैं मध्य पाषाण लोग जो है समूह बनाकर रहते थे और जीवन अपने यापन करते थे। अंततः हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण कालीन समाज जो है पूरा पाषाण युग के लोगों में अधिक स्थिरता और शिकार संग्रह आदि भी इसका मुख्य पेशा था। यानी इस समय के दौरान देखा जाए तो ये लोग बहुत ही काफ़ी
समझदार थे कि आने वाला पीढ़ी भी उनका अनुसरण करे, इसलिए दीवारों पर, पत्थरों पर अपना जो है हर एक रूल रेगुलेशन को बना दिया करते थे। ठीक है, इससे वो लोग जो थे शिकार करने की हर पद्धति को समझ लिया करते थे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हो कि उस समय की क्या पद्धति थी। यह चित्र बेशकली धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हो कि किस प्रकार किसी जानवर पे बैठ के ये लोग शिकार करने जा रहे हैं और किस प्रकार जो ये स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो बहुत काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम था। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण था खत्म हो जाता है।